बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले चैप्टर 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों ने उसको बड़े प्यार से पढ़ा होगा और देखा। उसमें मैंने एक कोर्स की बात करी थी कि आखिरकार अगर आप लोगों ने या आप लोगों को चाहिए कि पूरा का पूरा कोर्स हमको पढ़ना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर एसएमएस करके, या फिर मैंने कोड दिया था मात्र 100 रुपये का कोर्स हमने रखा था। आपसे एक बार पूछ करके भी मैंने रखा था कि कितना रखें, तो आप लोगों ने 100 कहा था कि सर जी 100 मिनिमम प्राइस है, सबसे कम प्राइस है, इसी पे रखते हैं। तो मैंने कहा था बिल्कुल वही डन करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे छात्र छात्रों ने एडमिशन लेना प्रारंभ कर दिया है। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9161 पर आप अभी जस्ट एसएमएस करेंगे। ठीक है, एसएमएस करके आपको लिखना क्या है, अपना नाम बता देना है और आपको कहना है कि सर जी मुझे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है। और मैं उसके बाद में आपको एक कोड सेंड करूंगा, बार कोड सेंड करूंगा। उस पर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी आप चलाते हैं उस पर आप क्या करेंगे, मात्र और मात्र 100 रुपये, अभी मात्र केवल 100 रुपये पर ही पूरी नवरात्रि आपके लिए पूरा बेस्ट ऑफर है। तो आप 100 रुपये में पूरी की पूरी हिंदी का कोर्स ले सकते हैं और विधिवत तरीके से इसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये क्लास यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री में और चैप्टर 1 दे दी जा रही, ताकि आप देख लीजिए कि किस प्रकार से मैं पढ़ाऊँगा और बेस्ट तरीके से पढ़ाने का प्रयास रहेगा मेरा। अभी चूँकि क्या है कि समय कम मिल पा रहा है और आना जाना बहुत ज़्यादा इधर पड़ा और नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो इस समय बिजी हूँ। जैसे ही नवरात्रि आपकी समाप्त होगी एकदम से धड़ल्ले के साथ आपकी क्लास होनी है। डिजिटल बोर्ड की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, इसीलिए इस कोर्स को मैंने लॉन्च किया ताकि कुछ और कलेक्शन हो सके और आपके लिए बेस्ट शिक्षा देने का कार्य शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा सके। बाद में मैं बिल्कुल आपके मंच पर आकर के आपको डिजिटल बोर्ड पर यूट्यूब पर एकदम से फ्री में सारी जो है क्लासेस, चूँकि यहाँ पर क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे 1 घंटा हमको पढ़ाना तो उससे पहले 4 घंटे पहले से मेहनत करनी पड़ती है। और डिजिटल बोर्ड जब हो जाएगा तो उसमें क्या है कि आराम से जो चाहेंगे वो डायरेक्ट हम मंगा भी सकते हैं आसानी से, मतलब तुरंत लिखा तुरंत मिट गया, और मतलब ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ तो हिंदी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा जटिलताएँ आएंगी, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तुरंत मिटाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपकी और यूट्यूब पर उतनी क्लासेस हो भी नहीं पाएंगे, लगभग जो है 50-60 क्लासेस आपकी होनी है हिंदी की। जिन्होंने कोर्स ले लिया, बहुत सारे छात्र छात्रों ने लिया है, तो आप लोग भी अगर लेना चाहते तो अभी हमारे नंबर है अपना 9161 93 60 62, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप एसएमएस करेंगे कि सर जी हमें हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का जो है कोर्स चाहिए। और एक और गिफ्ट आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो पीडीएफ वगैरह आपको कुछ नहीं मिल पाते हैं, मैं जैसे कि जब आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ग्रुप बन रहा है तो बीए थर्ड सेमेस्टर वालों का, तो जो ऐसे 100 रुपये आप पे करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको अन्य सब्जेक्ट के भी पीडीएफ वगैरह सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक, तो भारी से भारी संख्या में एक बार आप सहयोग करें और निश्चित तौर पर आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। और गद्य पढ़ने में आपको बहुत पढ़ना है। गद्य में आप देखते हैं हिंदी का कहानी का विकास पढ़ना है, ठीक है, उसके मतलब कि उसके बाद में उपन्यास का, नाटक का, ठीक है, एकांकी का, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, मतलब जीवनी, आत्मकथा, तमाम प्रकार की गतिविधियाँ जो है, साक्षात्कार, दैनंदिनी, तमाम प्रकार की नवीनतम गतिविधियाँ क्या होती हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कुछ आप में उपन्यास संकलित हैं, कुछ कहानियाँ संकलित हैं, उन सभी को विधिवत स्तर पर पढ़ूंगा और इसमें मॉडल पेपर की भरमार होगी इस सेशन में। तो आप सभी लोग अभी जो है लेना चाहें तो कोर्स बिल्कुल ले सकते हैं। आप मेरे पास सेंड करेंगे, 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50-60 क्लासेस बहुत एकदम से बहुत लो लेवल का मैंने कर दिया है, ताकि आप लोग एक विधिवत तरीके से जब पैसे पे कर देंगे तो चाहे 2 रुपये पे करें चाहे 100 रुपये पे करें तो आप लोग उसको पढ़ेंगे। इसीलिए खास करके मोटिव है। और थोड़ा सा मोटिव ये है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह लगवाने के प्लानिंग में हूँ, थोड़ा सा जो है एक प्रकार से थोड़ा कलेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के पास क्या होता है कि उतने ज़्यादा तो चैनल चलता नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा व्यू आ जाते हैं तो पैसे। यूट्यूब क्या करता है कि बहुत सारी जो इनकम होती है उनमें से लगभग 45% खुद ही उसको मिल जाता है, बाकी 55% आप हम लोगों को आता है, तो उससे कुछ हो नहीं सकता उतना ज़्यादा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा इनकम लग रही है, पैसा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कोर्स अगर आपके लिए लिया जाएगा। लेकिन आप लोग उसका उतना ज़्यादा रिस्पांस दे नहीं रहे हैं। आप लोग हिंदी को हमें लगता है हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपने हिंदी को पढ़ा नहीं। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे निश्चित तौर पर आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादा मैं विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी दिक्कत होगी। आइए हम चर्चा करते हैं आज। बिल्कुल ये आपकी फ्री में लाइव यूट्यूब पर भी होगी और हमारे छात्र छात्राएं भी देख पा रहे होंगे जो जिन्होंने कोर्स ले लिया है। बाकी
आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगों ने अगर जो है मुझे अच्छा किया तो मैं आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट की जो है क्लासेस आपकी चलवाऊंगा। और हो सकता है हिंदी का जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे, शेयर करेंगे और इसको लेंगे, उसी उसी के हिसाब से आपके और सब्जेक्ट के भी फ्री में हो सकता है यूट्यूब पर ही आपके पूरी की पूरी क्लासेस दे दी जाए। ठीक है, तो आप एक बार हिंदी वाला ज़रूर लें। ओके, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। बाकी तो भाई इसमें पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर के हिंदी कहानी की परिभाषा जानेंगे, प्रकार जानेंगे, यूनिट 3 में यानी कि इकाई 3 में आपको हिंदी की कहानी वगैरह की परिभाषा जाननी है। विकास यात्रा, चूंकि हमको यहाँ पर हिंदी कहानी की समझनी थी केवल इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में, लेकिन मैंने सोचा अगर केवल विकास यात्रा हम समझेंगे तो विकास यात्रा में मैं बता दूंगा ही कहानी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से उदित हुई और पहली कहानी ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, और उसके बाद में आज कहानियों की क्या प्रासंगिकता है, कौन कौन सी कहानीकार मतलब किस किस युग के हैं, कहानियों को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, इतना हम चर्चा कर लेते। लेकिन मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर मैंने कहानी को ये बता दिया और ये नहीं बताया कि कहानी होती क्या है, कहानी कहते किसे हैं, कहानी कितने प्रकार की होती है, कहानी की विशेषताएं क्या होती हैं, कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपको उतने अच्छे तरीके से ना समझ में आता जितने अच्छे तरीके से अब आएगा। तो पूरा वैज्ञानिकता का प्रयोग करके मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर यही उम्मीद है कि आप अच्छा देंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपको करना क्या है, एक बार इस कोर्स को अवश्य लेना है ताकि आप मेरा भी थोड़ा सा सहयोग कर सके और अपना अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सके यहाँ से। निश्चित तौर पर आप ऐसा करेंगे। चलिए, तो आपको 9161936062 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल नंबर है, खुद का नंबर है, मेरा खुद का नंबर है, और मैंने उसको जो है अबाउट में भी दे रखा है। तो आप वहाँ पर एसएमएस करिएगा कि सर जी मेरा नाम ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ और जो है मुझे कोर्स लेना है हिंदी 3rd सेमेस्टर का। तो आप एसएमएस करिएगा, मैं आपके पास, आप लिखेंगे कि सर मैं पे करना चाहता हूँ 100 रुपये, आप कोड सेंड कर दीजिए, मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा। आप उसको स्कैन करवा करके, अगर आप पेटीएम, गूगल पे या कुछ नहीं चलाते हैं तो आप किसी बगल वाले से, आपके गांव में कोई चलाता होगा, आप उससे कह देंगे, वो कर देगा। उसके बाद में आपको स्क्रीनशॉट, जो भी पेटीएम करेगा उससे स्क्रीनशॉट ले लेना और उस स्क्रीनशॉट को मेरे पास सेंड कर देना, मैं आपका एडमिशन कर लूँगा। ठीक है, बाकायदा से मैं आपको ग्रुप में अंकित कर दूंगा, मतलब एडमिट कर दूंगा। उसके बाद में वहाँ पर PDF और आपकी क्लास लिंक जाती रहेंगी समय समय पर। ओके, तो निश्चित तौर पर आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी और भी सब्जेक्ट की PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए, चैप्टर 2 हमको पढ़ना क्या है, हिंदी कहानी की परिभाषा पहले जानेंगे, उसके बाद में प्रकार जानेंगे, उसके बाद में उसके तत्व को जानेंगे, विशेषताओं को समझेंगे, उद्भव समझेंगे और विकास समझेंगे। ठीक, तो विस्तार से यूनिट 3 वाला भी चैप्टर यहीं पर मैं समाप्त कर दूंगा और ये भी। ठीक, तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं चैप्टर को कैटेगराइज करूंगा। ओके, और सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया, चैप्टर 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखिएगा। तो जिनको लेना है एक बार इसमें सबस करिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आप सभी को लेना चाहिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो एक बार जरूर लेना चाहिए और आपको टॉप करना चाहिए अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने क्षेत्र में अपना नाम करना चाहिए। एक बार आप मात्र 100 रुपये, तो आप इधर उधर जो है, बहुत सारे लोग इधर उधर उड़ा देते हैं, दिन भर का खर्चा हो जाता है। तो मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000 का मैं कोर्स बेच रहा हूँ या 1 लाख का मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मात्र 100 रुपये है यार। ठीक है, चले 70 रुपये प्लेट खाना मिलता है। चले, लेकिन तो कोई बात नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा सर फ्री में कर दीजिए, मैं फ्री में ही पढ़ाता हूँ और फ्री में ही पढ़ाऊँगा। 100 रुपये कोई आपसे मतलब उतना ज़्यादा चार्ज नहीं, 100 रुपये फ्री ही आप मान सकते हो, एक हिसाब से सभी के पास है। ऐसा कोई मत कहना कि मेरे पास 100 रुपये नहीं या मेरे घर में नहीं है। अगर आपके ऐसी स्थिति है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको 100 रुपये पे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मौज भी लेने आ जाएंगे कि सर जी हमारे पास सेंड कर दीजिए। तो मैं आपकी स्थिति जानूंगा, मुझे खुद ही आती कि मैं सोच रहा था कि मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा, चूँकि मैं इस समय चाह रहा हूँ कि कुछ हो और आसानी से मैं एक अच्छा तरीके से आपको पढ़ा सकूँ, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया से कर सकूँ, व्यवस्थित तरीके से फिर आऊँ आपके समक्ष। ठीक, और आप ही लोगों का प्यार और दुलार इसी प्रकार से बनता रहे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप ये कोर्स लेंगे तो भी आप पढ़ेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप कोर्स लेंगे तो भी मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, नहीं लेंगे तो। लेकिन ये कोर्स पूरा का पूरा तो यूट्यूब पर आपको नहीं मिल पाएगा, 1-2 क्लास आपकी ये मिल पा रही, बाकी उसके बाद में आपको क्लास में चलेगी। तो आप अभी नवरात्रि भर आपके लिए खुला ऑफर है, 100 रुपये में नहीं, बाद में आपका ये 150 रुपये भी हो सकता है। तो आप जो है अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर मतलब आप कर लेते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। तो कहानी चैप्टर 1 यानी हिंदी कहानी का उद्भव और विकास हमको पढ़ना था, लेकिन मैंने सोचा कि हिंदी कहानी की परिभाषा को भी हम समझ लेंगे और सारी चीज़ों को। माफ़ करिएगा, आपका 9-10 मिनट इसी में चला गया। तो इस शुरुआत के 2 क्लासेस थी जो कि यूट्यूब पर ही होनी है, इसीलिए मैंने आपके लिए चीज़ें की है। तो माफ़ करिएगा जिन्होंने ले लिया है और उनको लगा कि हाँ सर जी कहानी स्टार्ट करनी चाहिए आपको। चलिए, कहानी, कहानी मतलब क्या होता है, कहानी
मतलब कि अभी तक क्या क्या आप एक शब्दों से समझे, एक मैं हिसाब से, एक देहाती भाषा, कहानी। कहानी मतलब कि क्या हानि हुई अब तक, एक हिसाब से समझो, मेरे हिसाब से लिखना मत। कहानी यानी कि क्या क्या घटा, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या हानि हुई, ठीक है, उसी को कहानी कहते हैं। और जब कोई लेखक क्या करता है, उसको अपनी साहित्यिक लेखनी प्रदान करता है, उसके बाद में उस हानि को हम कहानी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या जुड़ गया, उसमें कवित्व जुड़ गया, उसमें जो है लेखिकी जुड़ गई, उसमें लेखनी जुड़ गई, किसी लेखक की शैली जुड़ गई, किसी का उद्देश्य जुड़ गया, किसी की भाषा जुड़ गई, ठीक है, किसी की संवेदनाएं जुड़ गई, किसी ने उसमें डायलॉग अच्छे अच्छे दे दिए, ये चीज़ें। तो कहानी की बात की जाए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, वो भी कहानीकार हैं, कवि भी रहे हैं वो। और उनकी कहानी, रोज कहानी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फेमस कहानी है, नीरसता की कहानी है, ठीक है। तो अज्ञे के अनुसार बात की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ कहानी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी मतलब बहुत गहराई से इसको देखा, एक ऐसा यंत्र है जो कि सूक्ष्मदर्शी के तरीके की होता है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। यानी एक ऐसा यंत्र है ये सूक्ष्मदर्शी, जिसके नीचे क्या होता है, मानवीय अस्तित्व की दृश्य जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से मैं बता दूं, सूक्ष्मदर्शी से ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं जो कि हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो चीजें हमको दिखाई दी जाती हैं सूक्ष्मदर्शी की मदद से। तो कहानी वही सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो हमको दैनिक जीवन में रहते हुए हमारे अगल बगल की घटनाएं, हमारे अगल बगल के परिवेश में हो रहे अत्याचार, बाह्य आडंबर और तमाम प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, उनको जो हम लोग हल्के में ले रहे हैं, उस हल्के में ली गई घटना को सूक्ष्मदर्शी की भांति समाज के जो है एक प्रकार से पटल पर उसको ला करके खड़ा कर देना, ये एक कहानीकार का मंतव्य होता है, उद्देश्य होता है। और इस पर मुख्य रूप से कहानीकार जब खरा उतरता है तो उसकी रचना को हम कहानी कहते हैं। तो कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के जो दृश्य होते हैं वो खुल करके दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ रही बातें। इसके अलावा प्रेमचंद जी सबसे बड़े, आपको पता होगा, लगभग 300 से अधिक कहानी लिख चुके मुंशी प्रेमचंद। उर्दू में भी इन्होंने कहानियाँ लिखी, ठीक है, और खड़ी बोली में कहानियाँ लिखी। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, ठीक है, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान जैसे जो है किसान की जो जीवन की त्रासदी है उसका वर्णन करने वाले उपन्यासों को जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने दिया। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद के नाम पर ही कहानी के जो है वर्गीकरण को हम बांटते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के नाम को लेकर के उपन्यास को बांटते हैं, क्योंकि कहानी का ही बप्पा है उपन्यास। कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। प्रेमचंद जी की अगर बात की है, मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म जहाँ पर हुआ था, मैं वहाँ पर गया भी हूँ, और वहाँ पर BHU यानी कि जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी है। वहाँ पर आप जब जाएंगे आप 2 मंजिले पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किताबें और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। शोध के जो अभ्यर्थी होते हैं, बच्चे, वो जाते हैं वहाँ पर और शोध करते हैं खास करके। तो वहाँ पर जाने लायक है। लमही नामक गांव है, वाराणसी में स्थित है। मैं तो वाराणसी में रहा, तो वहाँ पर गया था और जयंती पर उनके गया था, ठीक है। चलिए, तो प्रेमचंद कहते हैं कहानी की परिभाषा को देते हुए कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। क्या? जो अनुभूति होती है, कहाँ की अनुभूति? जो आत्म की अनुभूति होती है, और जो समाज में चल रही घटनाएं होती हैं उनके प्रति, समाज में चल रही घटनाओं के प्रति आपके मन में उठ रहे जो अनुभूतियाँ होती हैं, आपके अंतरात्मा की जो अनुभूतियाँ होती हैं, वही जब रचनाशील होती, जब उसको कोई रचना करता है तो रचनाशील भावना से जब अनुरंजित होती है वह, तो वो कहानी खुद ब खुद बन जाती है। ये कहने का प्रयास करते हैं हमारे प्रेमचंद जी। आगे कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी, सबसे अच्छी कहानी वह कहानी होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। किस पर? किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है वो कहानी। ठीक, इसका PDF आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको। ओके, तो आप लोग इसको जान लीजिए। तो सबसे अच्छी कहानी वही होती है जो कि मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है, क्योंकि मनोविज्ञान का कहीं ना कहीं पे रोल कहानी लेखन में होता है। आगे चल करके जब आप अज्ञे की कहानियों को देखेंगे तो उसमें मनोविश्लेषणवाद झलकेगा। आप जैनेंद्र कुमार की कहानियों को देखेंगे तो आपको मनोविश्लेषणवाद की झांकी आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे चल करके और जब नई कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन में आएंगे तो आपको मिलेगा अमरकांत की कहानी, भीष्म साहनी की कहानी, चीफ की दावत पढ़ेंगे।
और वो उस समय की त्रासदी मतलब कि अपने जो है अपने माता जी को ही चीफ छुपा देता है जब वो मिस्टर सामनाथ आता है। तो ये कहानी शायद आप में हो सकता है मिल जाए पढ़ने को, ठीक है। सिलेबस मैंने बताया है, अगर होगी तो पढ़ाएंगे विस्तार से आपको, बड़ी अच्छी कहानी है, ठीक। तो ये होता है। तो प्रेमचंद के अनुसार अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। ओके, तो ये हो गई प्रेमचंद की कहानी की परिभाषा। ज़्यादा नहीं जानना है आपको, बस इतना पढ़ लेना है। एक आध परिभाषा अगर आपको पता है तो पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। आगे देखेंगे तो इस प्रकार से जरूर जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो, इसीलिए मैंने इसको भी रखा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो तो एक आध दो विद्वानों की परिभाषा देने के बाद एक आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अब इसके बाद क्या किया जाए। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आपको यहाँ पर एक चीज़ पढ़ना होगा कि यहाँ पर जब भी आप एक परिभाषा विद्वानों की दें या फिर दो परिभाषा विद्वानों की दें, उसके बाद में जरूर ये लिखें कि उपर्युक्त कथनों को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि कहानी में अब जितने भी चीज़ें आपको पता हो रही कहानी की विशेषता वगैरह, उसको कामा कामा करके उसमें लगाते चले जाइए और एक लंबी चौड़ी परिभाषा अपनी खुद पे गढ़ डालिए जिसमें तमाम प्रकार की कहानी के समस्त तत्वों का समावेश हो, कहानी के समस्त पहलुओं पर चर्चा आपने कर दी हो। यानी कि जितने भी विद्वानों ने अभी तक कहानी की परिभाषा दी है, अगर आपने उन सभी के थोड़ा थोड़ा पहलुओं को भी पढ़ा है तो आप अपने अनुसार जब परिभाषा बताएं तो उसमें उन तमाम पहलुओं का समावेश कर दें, ताकि कोई भी पहलू आपसे छोड़ करके ना जाए। क्योंकि आज 2022 में जब आप उस कहानी की परिभाषा बता रहे हो तो कहीं ना कहीं पे जो 2018 में बताई गई कहानी की परिभाषा, या 1966 में जिसने बताया, या 1935 में जिसने बताया, या 1912-11 के आसपास जिसने कहानी की परिभाषा बताई, उसकी कहानी से कहीं ना कहीं पे बदला हुआ दिखाई पड़े आपकी परिभाषा। क्यों? क्योंकि समाज परिवर्तित हो चुका, क्योंकि साहित्य ही समाज ही साहित्य का दर्पण है। तो कहीं ना कहीं पे जब समाज में परिवर्तन होता है, साहित्य में होता है, और कहानी की जो मूल संवेदनाएं होती हैं वो भी समाज में परिवर्तन के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो इसीलिए आपकी कहानी के परिभाषा में भी परिवर्तन जरूरी है, उतना ही जरूरी जैसे कि आप जब गीली सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, और जब सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा सा कम डालते हैं। तो ये उसी प्रकार से ज़रूरी है, ठीक। चलिए, तो हम कैसे कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि कहानी रूप स्वरूप, संदेश उपदेश, प्रयोजन उद्देश्य एवं मंतव्य पर आश्रित होती। किस पर आश्रित होती है? किसी मंतव्य पर कहानी आश्रित होगी, या किसी उद्देश्य को विशेष करके ध्यान में रख करके कहानी लिखी गई, या किसी प्रयोजन विशेष को ध्यान में रख करके कहानी लिखी गई, या किसी उपदेशात्मक कहानी लिखी गई, या कोई संदेशात्मक कहानी है कि संदेश दे रही समाज को या किसी व्यक्ति के लिए प्रति, पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति या लोकहित के लिए कहानी लिखी गई, या किसी स्वरूप को देने के लिए कहानी लिखी गई, या किसी रूप को प्रदान करने के लिए कहानी लिखी गई। तो ये कहानी के मंतव्य या कि ये इन्हीं सभी मंतव्यों पर आधारित होती कहानी, ठीक। आगे लिखेंगे कि मूलतः मानव जीवन के चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है कौन? कहानी करती है। मानव जीवन के जो चरित्र होते हैं, जो मनुष्य का कैरेक्टर होता है, उसको कहीं ना कहीं पे उसका प्रतिनिधित्व करती है कौन? कहानी। इसके अलावा कहानी एक अनोखी गद्य विधा है जिसे पढ़कर पाठक आनंदित हो जाता है। और यहाँ तक कि एक विद्वान है, जो है विदेशी विद्वान है, उन्होंने कहा कि कहानी वह होती है जो कि 20 मिनट में हम पढ़ करके समाप्त कर दें। यानी कहानी कुल मिलाकर के छोटी होती है कि एक बैठक में, एक घंटे में, या 20 मिनट में, आधे घंटे में हम उसको पढ़ करके समाप्त कर दें। यानी जब भी आप पढ़ें तो शुरू से लेकर के और पूरा क्लाइमैक्स आप खत्म कर दें, यानी द एंड कर दें, प्रारंभ से लेकर के अंत उसका कर दें, जीरो से जीनियस तक आप उसको पढ़ डालें। यानी कि एक बार बैठे तो पूरा पढ़ ले। अच्छा, उसमें ठहराव कहानी में नहीं होना चाहिए। कहानी एक सपाट तरीके से पढ़ी जानी चाहिए ताकि आप जो है पूरी की पूरी कहानी के बारे में जान ले। अच्छा, जो मूवीज़ बनती हैं कहानी नहीं होती है, ये उपन्यास होता है, क्योंकि मूवीज़ में कई दृश्य बदलते हैं, कई घटनाएं शामिल होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उपन्यासों को, जैसे झूठा सच है उपन्यास यशपाल का, उसमें आप देखेंगे गदर मूवी की कुछ झांक आपको दिखाई पड़ेगी। गदर मूवी खास करके उसी त्रासदी को जो है दिखाने का प्रयास करती है। तो जो सारे मूवीज़ बनती हैं बहुत सारी, वो उपन्यासों से मूवी बनती हैं, ठीक है। उपन्यास चूँकि बड़े होते हैं तो उनके आधार पर मूवी बनती। बहुत सारे उपन्यासकार की मूवी बन चुकी, चंद्रकांता उपन्यास है, उसकी भी मूवी बन चुकी है। तो ये तमाम प्रकार की मूवी है। आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कहानी के जो है अर्थ को समझा। अब हम बताएंगे कहानी के प्रकार। वैसे कहानी तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन खास करके अगर कहानी के प्रकार की बात की जाए कुछ मायने में,
तो एक होती है कथा प्रधान कहानी, यानी जिसमें कथा प्रधान होती है। अब कथा प्रधान में भी 3 प्रकार की कहानियाँ, एक तो होती चरित्र प्रधान कहानी। चरित्र प्रधान माने क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मूवी बनी, मान लेते हैं कोई मूवी के हिसाब से मैं उदाहरण आपको बताऊं, एक मूवी बनी मान लेते हैं कोई, तो उसमें किस कैरेक्टर कौन कौन से, यानी कि सनी देओल काम कर रहे हैं कि अक्षय कुमार कर रहे हैं कि सलमान खान कर रहे हैं, ठीक है, कि अल्लू अर्जुन कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ ये कहानी का चरित्र कौन है, यानी कि उसका जो वो है क्या बोलते हैं हीरो कौन है, ठीक। तो हीरो के अनुसार भी कहानी हो सकती है। हीरो उसमें प्रधानता दिखाए, यानी उसमें हीरो की केवल ज़्यादा भूमिका हो और लोगों की भूमिका कम हो जाए, और जो पात्र आए हों हीरो के लिए आए हों, जैसे हीरोइन आई तो हीरो के लिए आई है, हीरो का बाप आया तो हीरो के लिए आया, हीरो की माँ आई तो हीरो के लिए आया, गुंडा आया तो वो हीरो के लिए आया, हीरो की बहन को किडनैप करने आया, इस प्रकार से कुछ, यानी कि चरित्र प्रधान कहानी जिसमें चरित्र की प्रधानता हो। घटना प्रधान कहानी जिसमें घटना प्रधान हो, यानी कि कोई ऐसी कहानी, कभी कभी आप देखते हैं कि साउथ की मूवीज़ में हीरो उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, कि बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मोटे मोटे हीरो आप देखेंगे साउथ में हैं, लेकिन वो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग के साथ साथ वो क्या करते हैं, उनकी कहानी दमदार होती है, तो घटना उनकी दमदार है, ठीक है, तो कहानी प्रधान वो मतलब कि वो घटना प्रधान कहानी हो गई, ठीक। और कार्य प्रधान, कभी कभी क्या होता है कि उस जो है जैसे कि अक्षय कुमार की कहानियाँ जो उद्देश्य बहुत ज़्यादा उसमें था, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि टॉयलेट मूवी हो गई, इसमें एक कार्यशैली दिखाई जाए या कोई टेक्निकल चीज़ बताई जाए खूब ज़्यादा, ठीक, तो वो होती है कार्य प्रधान कहानी, जिसमें कार्य की प्रधानता हो कार्य प्रधान कहानी, जिसमें घटना प्रधान हो घटना प्रधान कहानी, जिसमें चरित्र प्रधान हो चरित्र प्रधान कहानी। और ये सब कथा प्रधान कहानियाँ हैं, कथा प्रधान कहानी के ही एक भाग हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो कहानी होती है उसको कहते हैं वातावरण प्रधान कहानी। वातावरण प्रधान माने क्या होता है कि मान लेते हैं कोनो कोनो मूवी होती है वो दुबई में, सऊदी अरब में, या बड़े अमेरिका में, लंदन में, वेल्स में, आयरलैंड में शूट हुई हैं, फ्रांस में शूट हुई, जर्मनी में, ठीक, तो वो एक प्रकार से चरित्र प्रधान कहाँ की जो है चरित्र, जैसे कि मिर्ज़ापुर मूवी आपने देखा, मिर्ज़ापुर और ये पूर्वांचल एरिया शुरुआत से ही बदमाशी का मतलब कि बदमाशों का एरिया कुछ रहा है, आप देखेंगे हिस्ट्री उठा करके तो कुछ बदमाश मिले हैं वहाँ से अधिक मात्रा में। तो वहाँ पे जब मिर्ज़ापुर सीरीज आपकी आई तो अब बहुत सारे लोगों ने उसको देखी, क्योंकि वो कैसी थी, वो चरित्र प्रधान के साथ साथ आप देखेंगे वो क्या थी, वो वातावरण प्रधान कहानी थी, क्योंकि उस एरिया का ही नाम पहले से आ रहा था, तो वो चीज़ हो गई, ठीक। इसके अलावा अगली जो कहानी आती है प्रभाव प्रधान कहानी, यानी ऐसी कहानी जो कि आपको कुछ प्रभावित करे, या आपको प्रभावित करे, या समाज को प्रभावित करे, या अन्य कवियों को या फिर लेखकों को प्रभावित करे, या राजनेताओं को प्रभावित करे, या किसी भी ऐसी घटना से रिलेटेड हो जिसमें वो किसको प्रभावित करे, लोगों को प्रभावित कर सके, तो प्रभाव प्रधान कहानी, ठीक। इसके अलावा विविध कहानियाँ बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हास्यपूर्ण कहानी, जिसमें हास्य मतलब कि हंसने वाली कहानी से कॉमेडी मूवी जो बनती है वो। इसके अलावा ऐतिहासिक मूवी मतलब कि ऐतिहासिक मूवी में जैसे कि आप बाहुबली हो गई, ठीक है, या जो है मैंने 10 मूवी की एक लिस्ट बताई थी एक वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है, या जो है और भी मूवी, पानीपत मूवी बनी है, सब ऐतिहासिक मूवीज़ हैं, ठीक है। ऐसे जो कहानियाँ लिख रहे थे खासकर ऐतिहासिक कहानीकार में जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, तो वो, ठीक। इसके अलावा प्रकृतिवादी कहानी, प्रकृतिवादी कहानी की बात की है, यानी कि जो प्रकृति से रिलेटेड हो, जैसे कि जिसमें प्राकृतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया जाए, फल फूल पशु पक्षी, ठीक है, मृगा, इन सभी के बारे में, मतलब कि खूब ज़्यादा मतलब कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके बारे में, मिट्टी जल इन सभी के बारे में, ठीक। इसके अलावा प्रतीकवादी कहानी, प्रतीकवादी कहानी मतलब होता है कि जिसमें जो है जो पात्र हों प्रतीक के रूप में आए हों, जैसे कि मान लेते हैं कि एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी मूवी, वो कहानी या मान सकते हो कि आप उसमें प्रतीकवादी है, क्योंकि उसमें प्रतीक का कार्य कौन कर रहे हैं, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के प्रतीक कौन है, जो है सुशांत सिंह राजपूत जी, ठीक है, मतलब थे, अब नहीं रहे, बड़े दुख की बात है, एक अच्छा कलाकार नहीं रहा, ठीक है, हालांकि चलिए, तो प्रतीकवादी कहानी। इसके अलावा और प्रतीकवादी से कि प्रकृति का आलम्बन करने के लिए बना दिए गए, तो प्रतीकवादी। मनोविश्लेषणवादी कहानी में आज्ञा जैनेंद्र इन सभी का नाम आता है, लचन जोशी, ठीक है, तो ये लोग आएंगे बाद में। तो मनोविश्लेषणवाद यानी कि जो आत्मा में चल रही चीज़ें होती, मस्तक के 2-3 प्रकार, जो सिगमंड फ्रायड एक व्यक्ति है मनोविश्लेषणवादी, वो भी मतलब कि मनोविश्लेषणवाद उसी का सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का। तो उसी सिगमंड फ्रायड का जो प्रभाव है आकर के प्रगतिवाद, जो लेखक संघ मतलब कि प्रगतिवाद बोल रहा हो, जो प्रयोगवाद के कवि आए हैं, मतलब कि तार सप्तक के कवि, उन पर आपको देखेंगे मनोविश्लेषणवाद पूरा का पूरा जो है एकदम से दबा पड़ा है। प्रगतिवाद में मार्क्सवाद जहाँ प्रबल था, वहीं जब प्रयोगवाद आता है वहाँ पर आप देखेंगे तो मनोविश्लेषणवाद हो जाएगा, ठीक।
यानी प्रेमचंद उत्तर यानी कहानी में और नई कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा इस प्रकार की। तो ये कहानी के प्रकार हो गए। आगे कुछ कहानी की विशेषताओं को हम जान लेते हैं, कहानी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, चलिए जानते हैं। तो कहानी की विशेषताएं आप देखिएगा, कहानी की विशेषताओं के बारे में देखिए। पहली विशेषता यह है कि कहानी एक कथात्मक संक्षिप्त गद्य रचना होती है, जिसमें एक कथा होती है। उस प्रकार की एक गद्य रचना होती है कहानी, जिसमें कथा तत्व की प्रधानता होती। कथा तत्व यानी कि जिसमें एक कहानी होगी, एक कथा होगी, उस कथा वही कथा तत्व ही प्रधान होगा। खास करके कथा तत्व में जैसे घटना, ठीक है, और घटना के साथ साथ चरित्र और उसके जो डायलॉग होते हैं वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे कहानी में प्रभावान्विति होती। प्रभावान्विति मानी होती है कि एक प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करे कहानी। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं कहानी को, तो वो उस आप पर एक इफेक्ट डाले, एक प्रभाव डाले या प्रभाव डेवलप करे अपना, तो वो चीज़ें। तो एकता मतलब कि इसमें एकत्व, प्रभावों की एकता होना चाहिए ऐसी कहानियों में। इसके विषय में क्या होना चाहिए, एकत्व प्रभावों की एकता होना चाहिए। ठीक, अगला आप देखेंगे तीसरी विशेषता कहानी की क्या है कि कहानी ऐसी हो जिसे 20 मिनट तक या 1 घंटा या एक बैठक में पढ़ा जा सके। ये भी कहानी की एक विशेषता है। तो ये सब एकदम से आप ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक, तो ये पीडीएफ उन्हीं लोगों के लिए को मिलेगी जो जिन्होंने 100 रुपये पे करे हैं। तो आप उसी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर 9161 93 60 62 या अबाउट में मेरा नंबर दिया है, तो 9161 93 60 62 मेरा ही नंबर है। 9161 93 60 62। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार इस नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है, फ़ोन मत करिएगा, ठीक है, बस केवल इस पर व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद में आप लिखिएगा कि सर मुझे जो है हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स पढ़ना है। मात्र 100 रुपये में पूरा का पूरा संपूर्ण कोर्स और पीडीएफ नोट सहित आपको मिलेगा। तो आप जो है एक बार ज़रूर कोर्स लें और आसानी से पढ़े विधिवत तरीके से जानें पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका आ चुका है। चौथा कौन सा है विशेषता, कौतूहल और मनोरंजन कहानी का आवश्यक गुण है। क्या, कहानी में कौतूहल होना चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए, ताकि क्या हो, वो अट्रैक्शन पैदा कर सके, ताकि वो आधा घंटा 1 घंटा कोई व्यक्ति अगर समय दे रहा है कहानी में तो और समय दे। ठीक, तो इसके लिए उसको बाध्य करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ें आवश्यक है। इसके अलावा देखिए, अभी सब लिखने में बड़ा टाइम लगा मुझे, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कंटेंट क्रिएटर है, मेरे पास कोई थंबनेल मेकर है, या मेरे पास कोई अलग से जो है वीडियो बनाने के लिए कोई मुझे ट्रेंड करता है, सिखाता है, ऐसा नहीं। मैं ही थंबनेल बनाता हूँ, मैं ही कंटेंट राइटर हूँ, मैं ही आपके लिए बनाता हूँ, क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, सब मैं डिसाइड करता हूँ। मैं ही ये डिसाइड करता हूँ कि आपको कितने पैसे देने हैं। मैं ही ये करता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना और कैसे पढ़ाना, कैसे आपको 80% से ऊपर दिलाना है, ये सब मैं तय करता हूँ। मैं किसी के प्रति आश्रित नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं रात रात भर जागता हूँ और आपके लिए खास करके मेहनत करता हूँ कि आप जितना मैं जाग रहा हूँ उतना ना जागें। आप बस उतना पढ़ लें जितना आपको आवश्यकता हो, और इतनी आवश्यकता जितना मैं पढ़ा दूंगा इस सिलेबस में, इस जो है कोर्स के अंदर, ये जितना आप लोग लेंगे उतना ज़्यादा आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। मैं प्रबल दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम से पूरा का पूरा आप लोगों में ही डूब चुका हूँ। आप लोग मेरी दुनिया हो, आप लोगों से मैं हूँ। बस ये जान लीजिए, जिस दिन आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो एक प्रकार से आप मान करके चलो कि मेरा अस्तित्व ही कहीं ना कहीं पे एकदम से समापन की ओर होगा। क्योंकि मैं आपको सब मानता हूँ। मैं एक प्रकार से जितने भी हमारे छात्र छात्र हैं उन्हीं को मैं सब मानता हूँ। अपना अपना सब कुछ आपको भी जो है पर डिपेंड रहता है। इसीलिए मैंने ऐप बनवाया। लेकिन ऐप वाले क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत 100 रुपये में कोर्स ही उतना ज़्यादा लॉन्च नहीं करवा रहे थे। मतलब कि 100 रुपये में वो लगभग 250-300 से नीचे, 300 से नीचे आ ही नहीं रहे थे, 250 से। ठीक, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए खुद ही क्रिएट करा कि मैं अपना खुद पढ़ाऊँगा, मात्र 100 रुपये में पढ़ाऊँगा और बिल्कुल पढ़ाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वतंत्रता सिर पे कोई भाव है मने करे जो सोई। तो तुलसीदास जी का यह दोहा मुझे, मतलब कि ये चौपाई जो है मुझे प्रभावित करती है, और मैं आपके लिए हमेशा से विधवत रहूँगा। और आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड मेरा हो जाएगा, उसी दिन से मैं एकदम से और फ्री में आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, मतलब अभी तक फ्री में पढ़ा था, बस मात्र यही कोर्स दुनिया का पहला मैंने लॉन्च किया है। तो आपका बस साथ चाहिए इसमें, बस प्लीज़ एक बार साथ दे दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। बस बाकी आप जो है गांव में बहुत सारे लोग पेटीएम, गूगल पे ये सब चलाते हैं, आप लोग सेंड करिएगा, बार कोड में सेंड कर दूंगा। आप उस पर जो है आप पहली वीडियो देखेंगे, उसमें बार कोड मैंने बता भी दिया है चैप्टर 1 में। बाकी आप मेरे पर व्हाट्सएप करेंगे 91 193 60 62 पर, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए। पांचवी विशेषता, कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है। यानी कि कहानी में क्या होनी चाहिए, तीव्रता।
तीव्रता माने क्या होता है कि कहानी एकदम से ऐसा लगे कि बस थोड़ी सी बची हुई है, यानी कि एक गतिमान अवस्था आपके अंदर पैदा करे कि आप और आगे पढ़ने पर मजबूर हों। आकर्षण, तीव्रता रहे कहानी में, कि लगे ऐसा नहीं कि बझा दिया कि हाँ अब वो आ रहा है, वो एक प्रकार लोटा उसने उठाया, नल से 2 हंडे चला करके पानी भरा, पहला कदम आगे बढ़ाया, दूसरा फिर से पीछे बढ़ाया, तब तक एक चींटे का पाँव दब गया आपके पैर के नीचे, फिर उसने लोटा रखा और एक उसके टांग जो है चींटे की टांग को सुझवाया, मतलब कि उसको सीधा किया, उसके बाद में उसको अलग रखा, फिर लोटा उठा करके फिर अगला कदम बढ़ा करके आगे चला। इतने में हवा चल पड़ी, ठीक है, झोंके आने लगे, पुरवैया पछियाओं की वो झोंके उसके बालों को उड़ा रहे थे, उसकी जो है जहाँ नग्न देह पर, मतलब कि जो नग्न जानी जहाँ पर उसके मतलब कि वस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं वहाँ के रोएं उसके खड़े हो गए। इस प्रकार से उसके अंदर एक प्रभाव उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार से कहानी में विस्तारवादी नहीं अपनाना है, कहानी में तीव्रता होनी चाहिए, ताकि क्या हो, उसने लोटा उठाया और निकल गया। अब कहाँ के लिए निकला, डायरेक्ट वो आगे मुद्दे पे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। तो मेरे भाई मेरी बहनें, आपको बस यही समझना है और उसको समझाने के लिए मैं हूँ। आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा मैं बार बार बताऊंगा, एक बार नहीं समझोगे 10 बार बताऊंगा। मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप लोगों के लिए एकदम से, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जब भी आप कहेंगे मैं आपके साथ हूँ किसी भी मामले में, ठीक। चलिए, तो कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है, जिस कारण विद्वानों ने उसे 100 गज की दौड़ कहा है। तो कहानी आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि 100 गज की दौड़ हिंदी साहित्य की किस विधा को कहा जाता है, तो कहानी विधा को कहा जाता है। ये बात यहाँ को एक नई बात आपको जानने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला, कहानी की अगली विशेषता आपकी आ गई मेरे भाई। कहानी की अगली विशेषता क्या है, देखें, 6वीं विशेषता देखिएगा। कहानी में एक मूल भावना का विस्तार आख्यानक शैली में होता है। एक जो मूल भावना होती है उसी को आख्यानक मतलब एक प्रकार से होता है कि आंखों देखा हाल, या उसको एक ही शैली में या एक ही बात में कहने का, उसको देखा हुआ और उसको एक ही शैली में कहने का एक प्रकार से एक तरीका उसी में होना चाहिए। एक ही भावना, मूल भावना का विस्तार आख्यानक शैली में होना चाहिए। इसके अलावा बात की जाए, 7वां पॉइंट आपका, 7वां विशेषता कहानी की है कि कहानी की रूपरेखा पूर्णतः स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए। यानी कि कहानी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो और संतुलित कहानी हो। ऐसा न लगे कि संतुलितता आप खो बैठते हैं, कहीं किसी पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव हो रहा है, किसी पर कम हो रहा है। समन्वय और संतुलन बाकायदा अगर बना रहता है कहानीकार का तो वही कहानी बेस्ट होती है। और मुंशी प्रेमचंद जब शुरुआती कहानियाँ लिख रहे थे तो उसमें आप देखेंगे संतुलन नहीं बन पा रहा था। और जब लास्ट की कहानी आप देखेंगे, उनकी सबसे लास्ट की कहानी मुंशी प्रेमचंद की आप पढ़िएगा, बूढ़ी सॉरी एक कहानी ध्यान नहीं आ पा रहा है, अरे प्रभु कौन सी कहानी थी, बड़ी ज़बरदस्त कहानी, कफन कहानी। कफन कहानी घीसू और माधव, आप देखेंगे उसकी जो पत्नी है, घीसू माधव दलित समाज के हैं और वो जो है उसकी पत्नी जो है वो पड़ी हुई है, रो रही है प्रसव पीड़ा के दौरान, यानी कि जो है गर्भ धारण किए हुए है और उसको बच्चा होने वाला है। उस समय प्रसव पीड़ा से बहुत ज़्यादा गुजर रही है और उस दौरान ये दोनों बाहर बैठे हैं और अलाव जला हुआ है, उसमें 2-3-4 आलू जो है भूजे हुए हैं, उसी आलू को निकाल करके खा रहे हैं। अब घीसू और माधव, ना घीसू जा रहा है उसको देखने, ना माधव जा रहा है। वो कह रहा कि तुम्हारी बहू है तुम चले जाओ, वो कह रहा कि तुम्हारी बीबी है मैं कैसे चला जाऊँ, इस प्रकार से। और ये सब ये नहीं कह रहा कि ये बहू है, ये ऐसा है, वो आलू खाने के लिए, चूंकि बहुत ज़्यादा भूखे हैं दोनों लोग और वो आलू सोच रहे हैं, पिता सोच रहा है कि मैं अगर जाऊंगा उसको देखने तो ये मेरा बेटा आलू खा जाएगा, और लड़का सोच रहा है कि अगर मैं गया तो मेरा पिता आलू खा जाएगा। इसीलिए जब भी आप कभी मूंगफली लेकर के आइए, 2-3-4 दोस्त हो तो आप देख मूंगफली खाने लगिए, तो आप देखेंगे कि मूंगफली बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा खाने लगे, मतलब कि कुछ लोग होंगे तेज़ खाएंगे कि ज़्यादा खा ले, कुछ लोग कम खाएंगे, सभी लोग ऐसे सोचेंगे सभी लोग मतलब कि ज़्यादा खाएं, मतलब कि बराबर खा ले, ऐसा इस प्रकार से। या ऐसा होगा कि जब आप कोई चीज़ अकेले खाओगे तो अच्छी अच्छी चीज़ों को आप बचा लोगे और बेकार चीज़ों को आप पहले खाओगे कि अच्छे का मज़ा बाद में लेंगे, ठीक है। ऐसी लगभग 90% लोगों की यही मानसिकता होती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप मान लेते हैं कोई चीज़ आपको मिल गया तो सबसे पहले अकेले अगर खाना है, आपको पता है कि मुझे ही खाना है, सबसे पहले आप बेकार चीज़ों को खा लेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे अच्छी से कोई नहीं क्वालिटी आपकी बढ़ती जाएगी। और जब आप 2-3 लोग होंगे तो सबसे पहले आप कौन सा अच्छा वाला उठाएंगे, ये 100% तय कर लीजिए आप, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से
आप देखेंगे उसमें तो ऐसी भी व्यवस्था थी, कफन कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी। और एक प्रकार से उसको तो बहुत सारे दलितों ने कहा कि दलित विरोधी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सवर्ण, मतलब कि सवर्णों ने नहीं कहा कि सवर्ण विरोधी, लेकिन दलितों ने उस पर आरोप लगाया है, और आरोप बहुत सारे लोगों ने लगाया कि वो दलित विरोधी है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे पढ़ने के बाद में, कि वो दलित विरोधी कहानी है। वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दलित की जो आलस या निष्क्रियता कहीं ना कहीं पे आ जाती है, उसको दर्शाने का प्रयास करती है, कि वो बंध जाता है कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, डर जाता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये सबसे बड़ी निष्क्रियता को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। दलित विरोधी नहीं, कि दलित को जागरण करने के लिए वो कहानी आगे आ सकती है, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे विद्वान हैं, उनके कहने के हिसाब से कुछ विद्वानों ने कहा है कि अच्छी कहानी, कुछ ने कहा कि आलोचना करी है। हालांकि सबसे अगर बेस्ट माने तो कहानी उसमें मुंशी प्रेमचंद के संतुलन का जो चरम होता है, वो 1936 में लिखी गई कफन कहानी में मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आठवीं विशेषता कहानी की, कहानी अपने आप में पूर्ण होती है। कहानी अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक, एक घटना शुरू होती है और उस घटना का समापन होता है। धीरे धीरे करके नई कहानी में घटना कब हुई, मतलब घटना लास्ट में सुखांत हो जाती कि एक राजा था, एक रानी थी, और शिकार खेलने जंगल में गया, वहाँ पर उसका घोड़ा मर गया, राजा जंगल में भटक रहा था, उसको तमाम सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, तमाम सारे संघर्ष मिले, और लास्ट में क्या हुआ कि राजा एक प्रकार से एक बाबा मिलते हैं उनको, बाबा आते हैं और उसके बाद में उनको घर तक बताते थे, उनको रास्ता बताते हैं, वो घर पर आ जाते हैं, और रानी आती हैं, रानी दोनों लोग रहते हैं, उनके राजपाट, फिर आप मतलब कि लास्ट में क्या होगा कि वो राजा आ गए, घर पे मिल गए रानी से, राजपाट करने लगे, मतलब सुखांत कहानी, भारतीय परंपरा सुखांत की रही है। लेकिन अब आप देखेंगे दुखांत कहानी आ रही है। जैसे एक मूवी है, ये है सिद्दत। सिद्दत मूवी देखिएगा, दुखांत कहानी है, कि मूवी में आपको लगेगा कि हीरो भी हीरोइन से मिल जाएगा, लेकिन वो जो है हवाई जहाज के उस पर बैठ के चक्के के बीच में जाता है, और बर्फ़ के द्वारा उसमें बर्फ़ हो जाता है और मर जाता है वो लास्ट में, हीरो हीरोइन से नहीं मिल पाता है, और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो सिद्दत मूवी एक प्रकार से दुखांत कहानी का एक उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी नई आई हुई थी। आगे देखेंगे, नौवां आपका ही, कहानी में जीवन के एक तथ्य का एक संवेदना अथवा एक स्थिति का प्रभावपूर्ण क्या होता है? चित्रण होता है। यानी कि कहानी में क्या होता है? जीवन के किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, मनुष्य के जीवन का एक तथ्य का क्या होता है? संवेदना, उसका एक संवेदना, एक स्थिति, या एक प्रकार से एक स्थिति या एक संवेदना का क्या होता है? प्रभावपूर्ण, की ताकि दूसरे पर प्रभाव पड़े, तभी उसको लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका क्या होता है? चित्रण होता है, वही कहानी होती है। और 10वां पॉइंट आपका, कहानी में प्रेरणा बिंदु का विस्तार होता है। किसका प्रेरणा बिंदु? यानी कि जो प्रेरणा देने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, उनको विस्तार दिया जाता है, ताकि उससे लोग समझ सके अच्छे तरीके से। तो ये 10 विशेषताएं मैंने आपको खास करके बताई, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट थी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाई। आगे बढ़ते हैं, कहानी के बहुत सारे तत्व हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। कहानी के तत्व की बात की, जैसे कि हिंदी कहानी के तत्व, जैसे कहानी के तत्व की अगर बात की, तो कहानी के मुख्य रूप से, उपन्यास के, कहानी के उपन्यास के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। ठीक, तो उपन्यास के तत्व जब पढ़ेंगे तो भी यही आपको पढ़ना पड़ेगा, कहानी के तत्व यही पढ़ रही रहे। तो कहानी के तत्व में पहला तत्व होता है विषय वस्तु, यानी कथानक। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा? ठीक है, तो कहानी में अगर कथानक ही नहीं, क्या कथा है कहानी की, जब वही नहीं रहेगी तो कहानी नहीं कही जा सकती। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है कहानी का, कथानक है। दूसरा महत्वपूर्ण कहानी का क्या है? चरित्र, यानी कि जो एक प्रकार से जो चरित्र वाले होंगे, चरित्र मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे कि हीरो हीरोइन जो होते हैं, ठीक, यानी नायक और नायिका, कहानी में कौन नायक रहेगा, कौन नायिका रहेगी, इसको भी डिनोट होना चाहिए। ठीक, तो वो चीज़। इसके अलावा संवाद यानी कथोपकथन, यानी डायलॉग, जिसको सनी देओल जी डायलॉग से फेमस हैं, कातिया, इस प्रकार से। तो सनी देओल जी का डायलॉग फेमस है, कथोपकथन उनका, यानी ज़बरदस्त शैली में। पुरानी जो कहाँ मूवीज़ बनती थी उसमें आप देखेंगे डायलॉग खूब होते थे, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। इस प्रकार से राजकुमार जी का डायलॉग से ही फेमस है ना। अच्छा, राजकुमार जी को आप देखेंगे कोई ही मतलब गुंडा मार भी नहीं पाता है, वो छवि, वो लोग मतलब कि ये नहीं कहते थे कि डायरेक्टर साहब मुझे एक भी चांटा नहीं लगना चाहिए मूवी में। हाँ ठीक है साहब, नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से। साउथ वाले आए तब तो एकदम से जो है एक्शन का एकदम से धुआं धुआं कर दिए, गाड़ी कितने ऊंचे उड़ती है और ट्रेन कहाँ पे पलटती कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी साउथ की मूवीज़ द बेस्ट मूवी, बॉलीवुड से बहुत आगे निकल चुका साउथ अब। ठीक है, मौज लेते लेते एक लोग रह गए कि साउथ की मूवी में ये कार उड़ती है, वो एक्शन होता है, कि ये रवि तेजा जी का एक्शन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है कभी कभी।
चले तो संवाद की अगर बात की यानी कि कथोपकथन की, तो वो होता है ना कि जो डायलॉग होते हैं मूवी में, कथा कहानी में, कि किस चंपा ने उससे कहा या जो है घीसू ने माधव से कहा, या इस प्रकार जब दोनों की वार्ता होती, जब नायक की और या किसी दूसरे चरित्र की, या नायक और नायिका की, या किसी भी व्यक्ति की, दो व्यक्तियों की कहानी में जब बातचीत होती है, उसी को संवाद या कथानक कहते हैं, कथोपकथन कहते हैं। अगला है आपका भाषा शैली, यानी भाषा शैली समझ रहे हैं, भाषा शैली। भाषा शैली की अगर बात की जाए तो यानी कि कौन सी भाषा, कौन सी शैली, तो ये भी डिनोट करती है अगर भाषा आपकी स्थानीय जहाँ की कहानी है उसी की कहानी के हिसाब से भाषा का प्रयोग हो तो बेस्ट रहता है, शैली भी उसी प्रकार से। उसके अलावा पांचवा है वातावरण, यानी वातावरण मतलब कि कहाँ पर है शूटिंग हुई है, जहाँ पर घटना घटी है उसी के स्थान की अगर शूटिंग है तो ज़्यादा बेस्ट लगेगी, और वही के स्थान के बारे में विवरण भी अच्छा है तो भी वो भी एक तत्व है। इसके अलावा आपका लास्ट उद्देश्य है, छठवां उद्देश्य है, मतलब छठवां विशेष मतलब तत्व है कहानी का उद्देश्य, और उद्देश्य विहीन कहानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सफल नहीं होती, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई कुछ पढ़ना नहीं चाहता है। तो मेरे हिसाब से कहानी को पढ़ने का एक उद्देश्य होता है ताकि बच्चे के मन में जो कहानी पढ़ रहा है उसके मन में एक छाप बने, उसमें एक प्रभाव डेवलप हो। तो ये कहानी के 6 तत्व होते कौन कौन से? कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद यानी कथोपकथन, भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। ठीक, यही उपन्यास की भी होती है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी कहानी की बात की जिस प्रकार से आप देखेंगे हिंदी गद्य विधाओं में कहानी की बात की तो सबसे लोकप्रिय गद्य विधा कहानी ही रही है। और आज़ादी आप देखेंगे कि मतलब आज़ादी की बात की कहानी में थोड़ा सा उद्देश्य परक कहानियाँ फिर कथानक विहीन कहानियों का प्रचलन चला। ठीक है, और लगभग पिछले 90 वर्षों में हिंदी कहानी ने आज जो आशा से अधिक प्रगति करी है कहीं ना कहीं पे वह उत्साहवर्धक ही है, और तमाम प्रकार की गद्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी कहानी ने तीव्र गति से अपना विकास किया है, अपना विस्तार किया है। तो इसीलिए कहानी को समझना परम आवश्यक है। उपन्यास और कहानी दोनों में कथा तत्व होते हैं। आप देखेंगे प्रारंभ में लोगों ने माना कि उपन्यास और कहानी जो होती है एक ही होती है, लेकिन बाद में इनमें अंतर हुआ। कहानी एक ही घटना होती है लेकिन उपन्यास में कई घटनाएं होती हैं और कई लोगों के जीवन की। अच्छा, उपन्यास में ये भी नहीं समझ में आता कभी कभी कि इसका नायक कौन है, उसमें लेखक का सहारा लेना पड़ता है कि लेखक नायक किसको बताना चाह रहा है। कभी कभी उपन्यास पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि ये नायक है, कि ये नायक है, इसमें मतभ्रम होगी आपको। ठीक, ये चीज़ होती है। हालांकि कहानियों की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का हमको सहारा लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी कहानी की विकास यात्रा को बताते हुए कहते हैं कि हिंदी की सबसे पहली कहानी है इंदुमती। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखित है और 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। लेकिन ये कहानी मुख्य रूप से इस पर अपवाद हुआ। इसके बारे में एक विद्वान है, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, इस कहानी की बड़ी जो है आलोचना करी, कहा कि ये कहानी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उनका नाम है शिव सिंह चौहान। शिव सिंह चौहान कहते हैं कि यह कहानी जो है, यानी जो इंदुमती कहानी है, इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहा था। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पात्रिका से प्रकाशित हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास उस समय उसके संपादन कर रहे थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी उसका संपादन करते हैं सरस्वती पात्रिका का। उससे पहले 1900 ईस्वी में ही सरस्वती पात्रिका से ही आप देखेंगे इंदुमती कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी की, इसका संपादन होता है, प्रकाशन में आती है कहानी। उसके बाद में शिव सिंह मतलब कि शिवदान सिंह चौहान ने जब इस कहानी को पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये तो कहानी शेक्सपियर की एक कहानी है, टेम्पेस्ट। तो उसी टेम्पेस्ट कहानी का ये अनुवाद किया गया है हिंदी में। ठीक, अतः ये मौलिक कहानी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, चूंकि ये तो अनुवादिक कहानी हो गई आपकी, तो ये कहानी आपकी रिजेक्ट हो गई। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था तो भाई मानना तो लोगों को पड़ेगा। अगर शुक्ला जी ने कहा तो कमांड तो है ही हिंदी साहित्य के छात्रों को कि हाँ भाई शुक्ला जी ने कहा तो इसको मानना पड़ेगा। तो ये मतलब एक प्रकार से चलता आ रहा, बहुत दिनों तक लगातार ये रहा कि हिंदी की प्रथम कहानी, मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती द्वारा रचित, मतलब इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित वही कहानी है। और बाद में क्या हुआ कि आज जो है नए नए शोध हुए हैं और नए नए अनुसंधानों के माध्यम से पता चला है कि एक कहानी निकल के आई नवीन अनुसंधानों के आधार पर के 1901 ईस्वी में एक कहानी का प्रकाशन हुआ था। 1901 ईस्वी में कहानी का प्रकाशन हुआ था और वो कहानी किस प्रकाशन मतलब कि कहाँ से प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकलती, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका एक पत्रिका है, वो निकलती थी। उस पत्रिका में संपादन हुआ था, उससे उस पत्रिका मतलब से संपादन मतलब प्रकाशन हुआ था एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी का नाम है क्या? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है ये माधवराय सप्रे की द्वारा लिखित है और ये हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है।
आज नवीन संविधान मतलब कि नवीन संशोधनों के हिसाब से लोगों ने शोध किया है, पीएचडी धारकों ने शोध किया। उसके बाद में बताया कि जो माधवराम सप्रे या माधवराय सप्रे की जो कहानी है उसका क्या नाम है, माधवराव सप्रे की कहानी का एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से संपादन जिसका होता है। ठीक। और रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार पहली कहानी इंदुमती कहानी थी किशोरीलाल गोस्वामी की 1901 मतलब 1900 में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी प्लेग की चुड़ैल, और दूसरी कहानी भी किशोरीलाल गोस्वामी की ही थी लेकिन उसको मैंने नहीं रखा। ठीक है, इनके शुक्ला जी के अनुसार। और तीसरी कहानी उन्होंने बताया था प्लेग की चुड़ैल, लेकिन मैंने दूसरी रख दिया है ताकि वो किशोरीलाल गोस्वामी की ही थी। तो प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है ये मास्टर भगवान दास ने लिखा है, 1902 में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी हिंदी की मान सकते हैं। तीसरी कहानी 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ला के कर कमलों के द्वारा ही लिखी गई कहानी थी। 1903 ईस्वी में इसका लेखन इन्होंने किया था। इसके अलावा चौथी कहानी इन्होंने बताया पंडित और पंडितानी, इसको लिखा था गिरजादत्त वाजपेयी जी ने 1903 ईस्वी में। ये सीरियल आप जरूर याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम में लिखेंगे बहुत नंबर मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और पांचवी कहानी जो है दुलाई वाली, ये बंग महिला की कहानी है, 1907 ईस्वी में प्रकाशन में आई। ये 7 कहानियाँ शुरुआती है रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के दौरान। ठीक, यहाँ पर पॉइंट मैंने रख दिया है, देख लीजिए कि नवीन अनुसंधानों से यह पता चला है कि 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ। अतः हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय इसी कहानी को जाता है। इसके लेखक कौन है? माधवराय सप्रे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इंदुमती कहानी जो है ये भी मैंने यहाँ पर रख दिया, ये क्या है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट यानी कहानी का क्या है? अनुवाद स्वरूप है। इसीलिए शिवदान सिंह चौहान ने क्या कह दिया कि ये कहानी प्रथम मौलिक कहानी नहीं हो सकती है। ठीक, इस प्रकार से चीज़ें हुई। अब बात किया हिंदी कहानी की, तो ये हो गई हिंदी कहानी का एक प्रकार से काल विभाजन। ठीक है, मतलब शुरुआती दौर, उद्गम या विकास। अब बात करेंगे हम हिंदी कहानी का काल विभाजन। काल विभाजन मतलब क्या है कि मतलब कि हिंदी कहानी का काल विभाजन कैसे करते हैं, कब कब किस किस सन में कौन कौन सी कहानी लिखी गई और उसकी क्या क्या विचारधाराएं रहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस संक्षिप्त विवरण आपको पढ़ना है। ठीक है, विस्तार से नहीं जाना बहुत ज़्यादा एकदम से डीप में जा करके, लेकिन फिर भी मैं इतना बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो भयभीत नहीं होना है आपको, डरना नहीं है कि सर जी बहुत पढ़ना पड़ेगा। ना बाबू, डरना नहीं है, बस आपको एक बार वीडियो को 2 बार देख लेना है, ये विनती है आपसे। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। हिंदी कहानियों को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद जी को उनके जन्म को आधार बनाते हैं, और जब प्रेमचंद जी का युग चल रहा था उससे पहले का, यानी प्रेमचंद से पूर्व, यानी प्रेमचंद से पहले भी कुछ कहानियाँ लिखी गई, तो उनसे पहले जो कहानियाँ लिखी गई उनको हम प्रेमचंद पूर्व कहानी कहेंगे, 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी में। उसके अलावा आप देखेंगे अब प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियां हैं 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी, और प्रेमचंद युगीन कहानियां आप देखें 1915 से लेकर के यानी 1916 से लेकर के 1936, और जो प्रेमचंदोत्तर कहानी होंगी प्रेमचंद जी के बाद वाली कहानियां, उनकी बात की है तो 1936 से 1950, और 1950 से लेकर के 1900 अब तक की जो कहानियां हैं उसको हम कहेंगे नई कहानी। ठीक, तो अब देखेंगे कि आखिरकार प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियां थीं उन कहानियों की बात की है 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 में लिखी गई कहानियां जो हैं वो कौन कौन सी थी। तो एक आप समझ ही रहे होंगे, जैसे रानी केत की कहानी भी आप रख सकते हैं, मुंशी इंसाअल्लाह खां की है, राजा भोज का सपना, शिवप्रसाद सितारे हिंद, लेकिन ये मुख्य रूप से खड़ी बोली में नहीं रही उतनी अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में खड़ी बोली इसमें थी, खड़ी बोली की रचना। और इंदुमती, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय, ये सब आप रख सकते हैं जो शुरुआती कहानियाँ मैंने बताई। ठीक है, और प्लेग की चुड़ैल, ये सब। ठीक, तो प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी की बात की जाए तो इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी और उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था। नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख हमने किया अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, उनके अतिरिक्त भी इस काल में कई सारी कहानियाँ लिखी, जैसे कि माधव प्रसाद मिश्रा इसी युग के ही रहे हैं, उनकी कहानी है मन की चंचलता, ये भी एक कहानी, फेमस कहानी। इसके अलावा लाला भगवान दीन जी के द्वारा लिखित प्लेग की चुड़ैल, ये भी कहानी है प्रेमचंद पूर्व ही कहानी, प्रेमचंद युग की पूर्व ही कहानी जो रही 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। उदाहरण के माध्यम से लिख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा, एक दो तो पता होनी चाहिए। वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद कहानी, राखी बंद भाई, और इनकी एक कहानी और है नकली किला, ये 2 कहानियाँ इनकी फेमस हैं। इसके अलावा विशंभर शर्मा कौशिक की कहानी की बात की, रक्षाबंधन की कहानी है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद अपना स्वयं इसमें थे ही, उनकी छाया जो है कहानी संग्रह है
उसका प्रकाशन भी इसी समय में हुआ, ठीक है। और छाया का प्रकाशन आपको पता होगा कि जो है जो ये है, इनका क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद सरस्वती पत्रिका का जब संपादन हो जाता है, उसमें हिंदी कहानी को एक नई दिशा मिलती है। 1903 ईस्वी में चूँकि सरस्वती पत्रिका का संपादन होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में, और उसी समय आप देखेंगे सन 1909 ईस्वी में काशी में इंदु पत्र नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रकाशित होने लगती हैं। बाद में इन कहानियों का एक संग्रह बनाया गया छाया के नाम से, यानी छाया काव्य संग्रह। तो वो भी इसी जो है संग्रह का इसी समय का 1912 में प्रकाशन होता है। तो ये प्रेमचंद से पूर्व भी कहानियाँ लिखी गई हैं सारी की सारी। तो कुल मिलाकर के आप इन कहानियों में अगर विशेषताओं की बात की जाए, इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात की तो उसने कहा था, इनकी एक कहानी है, ठीक है, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ बड़ी फेमस कहानियाँ हैं। 3 कहानियाँ इनकी बहुत ही फेमस है, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जाते हैं इस युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ ऐतिहासिक कहानी है, ठीक। तो बात किया इन कहानियों में प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, इन कहानियों में आप देखेंगे जो है इन कहानियों में प्रेम के बारे में बताया जाता था, ठीक है। प्रेम से संबंधित कहानियाँ थीं, समाज सुधार से संबंधित कहानियाँ लिखी जा रही थी, नीति से संबंधित कहानियाँ लिखी जा रही थी, उपदेश से जुड़ी कहानियाँ लिखी जा रही थी। तो इस प्रकार की कहानियाँ आप देखेंगे लिखी जा रही थी, ठीक। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, बहुत फेमस कहानी है। यहाँ तक कि उसने कहा था जो कहानी है बीएचयू के सिलेबस तक में संकलित की गई है, ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से 1900 से लेकर के 1915 ईस्वी तक का जो समय काल रहा, ये प्रेमचंद से पूर्व कहानी। 1916 ईस्वी में हिंदी साहित्य के जो युग परिवर्तक कहानीकार कहे जाते हैं प्रेमचंद जी, उनका युग प्रारंभ होता है। और 1916 ईस्वी में उनकी पहली कहानी का प्रकाशन हुआ, इसलिए 1916 ईस्वी से हम हिंदी कहानी में हम प्रेमचंद युग मानते हैं। 1936 ईस्वी में चूँकि उनकी सबसे लास्ट कहानी कफन का प्रकाशन हुआ, इसीलिए इसको हम लास्ट मानते हैं। 1916 की कहानी आप इनकी पढ़िएगा। 1916 में प्रकाशित एक इनकी कहानी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी में आप पढ़ेंगे तो आपको इनकी विशेषता कुछ दूसरी दिखेगी, आपको थोड़ा सा तालमेल में थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा दूसरे तरीके से, उतना ज़्यादा जो है परिपक्व भाव नहीं आपको मिलेगा। लेकिन 1936 आते आते प्रेमचंद ने एक प्रकार से हिंदी साहित्य को एक ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कृतित्व दिया जो कि उससे पहले हिंदी साहित्य में ना देखने को मिला था और ना भविष्य में उनके ऐसा कोई बना मेरे हिसाब से, ठीक। तो प्रेमचंद जी की जो 1936 की कहानी है, चाहे वो जो है गोदान उपन्यास की मैं बात करूं, आप देखें गोदान में उनके जीवन की समस्त चीज़ों की जितनी भी कहानियां उन्होंने लिखी, उन सभी कहानियों की झलक दिखाई पड़ती है, उनका परिपक्व चेहरा दिखाई पड़ता है, उनकी अस्पष्ट जो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती हैं, ठीक, जो कि कहीं ना कहीं पे जो भी उनके जीवन में नहीं दिखाई पड़ी उनकी कहानियों में दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने किया। और जब आया हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग, वो कहानी का स्वर्ग है, एक प्रकार से कहानी का स्वर्ण काल कह सकते हैं उसको। प्रेमचंद युग 1916 से 1936 ईस्वी तक रहा। पहला प्रकाशन पंच परमेश्वर कहानी का होता है 1916 में प्रेमचंद की कहानी। अंतिम कहानी कफन का प्रकाशन होता है। प्रेमचंद युग कहना इसी में समीचीन होता है, इसीलिए मैंने इसको बताया। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी और मानसरोवर के 6 खंडों में कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद इस कहानी के सबसे महानायक रहे। पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा, तमाम प्रकार की कहानियाँ लिखी। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, ठीक है, पूस की रात, कफन आते आते इनकी कहानी का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया और अब ये यथार्थ जुड़ने लगते हैं धीरे धीरे आकर के लास्ट कहानियों में। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि पहली वाली कहानियाँ इनकी आदर्शवादी हैं, जैसी कहानियाँ लोग लिख रहे थे वैसी लिख रहे थे। इसके बाद में कहानियाँ इन्होंने यथार्थवादी, यानी कि शुरुआती दौर में आदर्शवाद का प्रभाव इनकी कहानियों में दिखेगा और लास्ट में जब आप पहुँचेंगे तो यथार्थवाद का चित्रण आपको मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार चीज़ें हुई। इसके बाद में प्रेमचंद के बाद में आप देखेंगे, इसे प्रेमचंद के अलावा इनके कहानीकारों में तमाम प्रकार के लोग, जैसे कि जो है पंडित विशंभर शर्मा कौशिक हो गए, सुदर्शन हो गए, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क हो गए, ठीक। इसके अलावा पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए, राधिका रमन प्रसाद सिंह हो गए, जयशंकर प्रसाद उसमें भी थी इसमें भी हैं, ठीक, ये सब कहानी।
तो ये सब जो है ये सब कहानियाँ जो हैं कहानीकार जो है सब कहानीकार रहते जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, ये सब प्रेमचंद युगीन कहानीकार ही कहे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौशिक जी की कहानी प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1912 इसमें प्रकाशित होती है और उसके बाद में आप देखेंगे उनकी कहानी में निखार आता जाता है। ठीक है, 200 कहानियाँ उन्होंने लगभग लिखी, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिभा, मणिमाला, ठीक है, कल्लोल कल्लोल संग्रह में संकलित हैं ये सब। सुदर्शन की तमाम प्रकार की कहानियाँ उन्होंने, सुदर्शन ने जीवन की जो ज्वलंत समस्याएं थीं उनको अपनी कहानी का जो है आधार बनाया। और प्रेमचंद युग में एक प्रतिभाशाली कथाकार का अगर नाम लेना चाहे तो जयशंकर प्रसाद का नाम हमें समीचीन होता है, उनको नाम लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो उनकी कहानी जैसे कि जो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानियाँ कुल मिलाकर के लगभग 69 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं और 5 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और इसमें लगभग 69 कहानियाँ संकलित हैं इन कहानी संग्रहों में। और तमाम प्रकार की प्रसाद जी की उल्लेखनीय कहानियों में जैसे कि पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती, ये कहानियाँ हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री भी इसी युग के हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक विषयों पर उन्होंने मार्मिक कहानियाँ लिखी। उपेंद्र नाथ की बात की तो मध्यम वर्गीय जीवन संबंधित कहानियाँ लिखते थे। ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की बात की तो लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने भी लिखी हैं, सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हैं अपनी कहानियों में ये। इसके अलावा राधिका रमण प्रसाद सिंह की बात की जाए, इन्होंने अपनी कहानियों में खास करके आप देखेंगे जैसे कि जो है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि जो मतलब एक प्रकार से जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, जैसे कि पैसे की घूंघनी हो गई, कानों में कंगना, ठीक, ये सब कहानियाँ लिखी इन्होंने। राहु संकृत्यायन, सतमी के बच्चे, ये सब कहानियाँ रही। सुभद्री कुमारी चौहान, भूरे बिखरे चेहरे, बिखरे मोती और उन्मादी संग्रह, ये सब कहानियाँ लिखी जा रही थी प्रेमचंद युग में। तो कुल मिलाकर के प्रेमचंद युग एक प्रकार से कहानी के स्वरूप अगर देखा जाए तो उसको कहानी के स्वरूप को संवारा, उसको विस्तार प्रदान किया, निखारा कहानी को, और उसमें जो है वैविध्य और शिल्प जो है एक प्रकार से दिखाई पड़ता है प्रेमचंद के युग में कहानी में आकर के। और इनकी कहानियाँ मुख्य रूप से एक आप देखेंगे प्रेमचंद की भाषा में सपाट बयानी, सादगी, लोकोक्तियाँ, मुहावरों का प्रयोग होता है, पात्र अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है। प्रसाद की कहानी में जो है भाषा में काव्यात्मकता, लाक्षणिकता दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये कहानी एक प्रकार से लोक मंगल और लोक रंजन दोनों की प्रवृत्ति से क्या है जो है ठीक ठाक मात्रा में आती हैं। उसके बाद में कहानी का जो अगला युग आपका आता है प्रेमचंदोत्तर। प्रेमचंद माने प्रेमचंद और उत्तर माने बाद में, प्रेमचंद जी के बाद का जो काल आया यानी कि 1936 ईस्वी से लेकर के 1950 तक का काल आप देखेंगे। जैसे कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जो हिंदी काव्य में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद है वो कहानी के दौर में आप देखेंगे वही प्रेमचंदोत्तर युग होता है। तो इसमें आप देखेंगे चूंकि प्रगतिवादियों पर किसका जो है प्रभाव था, मार्क्स का, तो इस समय मार्क्सवाद एकदम से अपने चरम पर था। तो इन कहानियों पर आप देखेंगे प्रेमचंदोत्तर कहानियों में मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद, चूंकि उसी में प्रयोगवाद भी आ गया था, तो मतलब मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद दोनों की विचारधाराओं का जो है खूब सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा इसमें खास करके आप देखेंगे जैसे यशपाल हो गए, रांगे राघव हो गए, नागार्जुन हो गए, अमृत राय, ये मतलब कि ये मुंशी प्रेमचंद के लड़के ही अमृत राय। इसके अलावा जो है ममता का हो गई, ममता गुप्त, ठीक है, अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, ये सब कहानीकार जो है प्रेमचंदोत्तर कहानीकार हैं खास करके। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यशपाल जो है मार्क्सवादी विचारधारा के रहे हैं। यशपाल आप देखेंगे वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक और नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश करते हैं। यशपाल का एक जो है एक उपन्यास भी आप देखेंगे उसमें विभाजन की त्रासदी है। तो ये यशपाल जो है मार्क्सवादी हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में आप देखेंगे अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र के नाम आते हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र की कहानियों में आप देखेंगे व्यक्ति मनोविज्ञान का दर्शन करता है। और मनोविश्लेषणवादी परंपरा में आप देखेंगे इलाचंद जोशी की कहानियों में आप देखेंगे मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती इनकी कहानियाँ। ठीक, इससे खंडहर की आत्माएँ, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली, ये सब इलाचंद जोशी की कहानियाँ हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग उन कहानीकारों का भी है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार भी कहा जा सकता है। जैसे कि इनमें अगर बात की जाए जैसे कि चंद्रगुप्त, विद्या अलंकार, राम प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, ठीक है, ये सब रहे हैं। इसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, तो ये सब रहे हैं। इनमें से कुछ कहानीकारों के आप देखेंगे संकलनों में से चंद्रकला, अमावस, भय का राज, ये सब कहानियाँ लिखी जा रही थी। ठीक, तो
कहानियों में आधुनिक समाज की जो अनैतिकता फैली हुई थी, जो मूल्यहीनता के भाव उमड़ रहे थे, जो एक प्रकार से लोग नैतिकता से हट रहे थे, उनके पतन को दिखाने का प्रयास और उनसे सजग होने का प्रयास बताया ताकि वो ना हो सके। ठीक, और भी कहानीकार इसमें आते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद की प्रधानता आपको दिखाई पड़ेगी। वर्ग संघर्ष और यथार्थवाद के प्रति रुझान इन कहानीकारों का रहा है। ठीक, तो ये हो गई। इसके बाद में आती है नई कहानी। नई कहानी में भैया बहुत ज़्यादा विचारधाराएँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के विचारक, अलग अलग प्रकार के जो है व्यक्ति कहानी लिखना प्रारंभ कर देते हैं। नई कहानी 1950 ईस्वी से लेकर के अब तक की जो कहानियाँ लिखी गई हैं, ये सब नई कहानी ही हैं। ठीक है, 1950 ईस्वी के बाद जो कहानियाँ रहीं उसके विषय और शिल्प दोनों की दृष्टि से आप देखेंगे तो नवीनता इन कहानियों में दिखाई पड़ती है, इसलिए इनको नई कहानी हम कहते हैं। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है, वहीं पर नई कहानी में आप देखें पूर्वाग्रह से मुक्त कहानियाँ लिखी जा रही थी। पुराने कहानीकारों में अपनी आंखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, रूमानी और मनोविश्लेषणवादी का चश्मा लगा हुआ था। वहीं नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गए और इस प्रकार के किसी विचारधारा का समर्थन नहीं किया है। उसकी कहानी भोगे हुए था, जो उसने भोगा है उसके यथार्थ को चित्रण करना था, तो इस प्रकार से नई कहानी नाम दिया गया। ठीक, और इस प्रकार से डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता कहते हैं इस कहानी का मतलब नई कहानी के संदर्भ में कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि कथा तत्व का ह्रास है और नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता है। आप नई कहानी चाहे जयेंद्र कुमार की कहानियों को ही देखेंगे तो यहाँ से कहानी तत्व आप मतलब कथानक जो होता है वो खत्म ही हो जाता है, कहानी आपको पता नहीं चलेगी क्या कथा थी इसमें। ठीक है, बस कहानी के एक प्रकार से जो यथार्थ की घटनाएं होती हैं उसको एकदम से बता देना। ठीक, ये चीज़ें होती है। तो नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ होती है। 1965 ईस्वी में कहानी पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत रूप से आप देखिएगा कि कहानियों में कुछ अलग दिखाई पड़ती हैं। कथ्य और टेक्निक दोनों दृष्टियों से अलग दिखाई पड़ती है कहानियाँ। बाद में इन कहानियों को वर्ष 1955 और 1956 ईस्वी के आसपास नई कविता के वजन पर नई कहानी भी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ दिखाया जाने लगा लोगों ने, और कल्पना प्रसूत से हट गए और यथार्थ को हूबहू दिखाने का प्रयास किया। इस प्रकार से आप देखेंगे जो है विषय की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा विविधता दिखाई पड़ेगी, यानी बहुत अनेक विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। तमाम सारे लोग कहानी लिख रहे थे। इसमें आप देखें कुछ लोग तो ग्रामीण अंचल की कहानियाँ लिख रहे थे, कुछ लोग यानी ग्रामीण कहानी से कि फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, ये सब ऐसी कहानीकार हैं जो कि गाँव की कहानियाँ लिखे जा रहे थे। नगर बोध की कहानी कुछ ऐसे थे जो नगरों के बारे में कहानियाँ लिखे जा रहे थे, नगर के बारे में। कुछ यथार्थ बोध की कहानियाँ लिखी जा रही थी, यानी यथार्थ का चित्रण कर रहे थे। कुछ लोग यौन समस्याओं का चित्रण कर रहे थे, यानी कि जो सेक्स से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहे थे, उस पर कहानियाँ लिख रहे थे। ठीक है, जिससे लोग खास करके बचते हैं, कतराते हैं जिसको समझने में और समझाने में। ठीक है, इसके अलावा कुछ व्यंग प्रधान कहानियाँ लिखी जा रही थी, जिसमें आप देखेंगे व्यंग प्रधान कहानी में भोला राम का जीव कहानी आप पढ़िएगा। ठीक है, भोला राम का जीव कहानी एक सबसे बड़ा तीखा व्यंग आप देखेंगे भोला राम के जीव के माध्यम से। सरकारी दफ्तरों का जो एक प्रकार से चलावा है, सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो किस प्रकार से पैसे के वजन को मांगते हैं, यानी कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाखोरी का एक जीता जागता उदाहरण आप भोला राम का जीव कहानी पढ़ सकते हैं। कि भोला राम का जीव, भोला राम मर जाता है लेकिन उसको यमराज के जो वो होते हैं दूत होते हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। भोला राम का जीव उसी जो है दफ्तर में, उसी ऑफिस में, उसी किसी रजिस्टर के नीचे दबा पड़ा है। वो ये एक दिन वही इसीलिए रुका है कि उसकी पेंशन अभी तक नहीं बनी हुई होती है। नारद ढूंढते हुए आते हैं उसको। कहानी बड़ी अच्छी पढ़िएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सारी कहानियाँ आ रही थी। इस समय के बहुत सारे कहानीकार जैसे कि आप देखेंगे शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रेमवदा। इस समय आप देखेंगे कि स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की कहानियाँ लिखी जा रही थी, जैसे कि उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती और जो है ममता कालिया, ये सब स्त्री विमर्श पर कहानियाँ लिख रही थी। कमलेश्वर मोहन, राकेश, गोविंद मिश्रा, महीप सिंह, ये सब लिख रहे थे। भीषम साहनी, अमरकांत, राजेंद्र यादव, शिवानी, ये सब कहानियाँ लिख रही थी। और आप देखेंगे नई कहानी जो है नए कहानीकार के और जैसे कि तमाम प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार से कहानी लिखने की जो है प्रयास किया। और मानव दृष्टि से बदलने के साथ साथ नई कहानी में शिल्प भी आप बदलेंगे, मानवीय संवेदना भी बदल जाती है। मोहन राकेश, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, मोहन राकेश की कहानी अपरिचित, राजेंद्र यादव की कहानी टूटना, राजा निर्बंसिया एक कहानी है, कमलेश्वर की कहानी मतलब कमलेश्वर की कहानी है। ठीक, तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की कहानियाँ हैं। और इसी समय जो है प्रेम और विवाह
और प्रेम और विवाह के जो मधुर संबंध होते हैं उसको दिखाया गया। प्रेम और विवाह में जो मतलब कि एक प्रकार से ब्रेकअप या फिर तलाक की समस्या है उनको भी दिखाने का प्रयास, मतलब जो हुआ उसको हूबहू दिखा दिया, उसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं था। और जो है जनता से आप देखेंगे कि राज्य के प्रति मोह भंग का भी आप देखेंगे इसमें, कि जो है सरकारी या फिर ऐसे नहीं था कि आपने देश को आज़ाद करवाया और आप ही अगर आकर के लूट रहे हैं हमको तो अभी मैं आज़ाद नहीं हुआ हूँ। ऐसा थोड़ी ना था कि जिसने आज़ाद करवाया, जैसे आप देखेंगे कांग्रेस के लोगों ने बाद में आज़ाद हुआ, बाद में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है भ्रष्टाचार किया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसको भी लोगों ने उसको हूबहू दिखाने का प्रयास किया। यानी आज़ादी मात्र केवल अंग्रेजों को भगाने की आज़ादी नहीं, बल्कि चाहे दलित की वो आज़ादी हो, चाहे स्त्री की आज़ादी हो, चाहे वो जो है निम्न मध्यम वर्ग की आज़ादी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की आज़ादी हो, या किसी भी प्रकार से दबे हुए लोगों की आज़ादी हो, तो उन आज़ादी से मतलब उनकी स्वतंत्रता प्रदान करना उनको था। ठीक, तो ये था एक प्रकार से कहानी, नई कहानी के विकास के बारे में। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कहानी के तमाम पहलुओं को जाना समझा। तो कहानी अब यहीं पर आपकी लगभग समाप्त हो गई है। अब आगे हम चर्चा करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में, और जो अगला चैप्टर आपका आएगा उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अगला चैप्टर होगा हिंदी उपन्यास का विकास। थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप अभी से कोर्स बाय कर लीजिएगा। कोर्स बाय करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे नंबर पर 9161, ठीक है, 936062, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको करना क्या है, व्हाट्सअप एसएमएस करना, अपना नाम बता देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और इसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको कहना है कि सर मुझे कोर्स लेना है हिंदी थर्ड सेमेस्टर का, बता दीजिएगा हिंदी थर्ड सेमेस्टर कोर्स लेना सर। 100 रुपये आपको कहाँ पर पे करूँ, आप बार कोड सेंड कर दीजिए, मैं तुरंत आपको बार कोड सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा खुद का नंबर है, तो आपको नंबर कहीं पर एक्सचेंज होने की संभावना नहीं रहेगी कि आपको कहीं पर आपका नंबर जो है जाएगा, तो उससे परेशान मत होइएगा। मेरा खुद का नंबर है, इसलिए मैं किसी दूसरे को नंबर मतलब कि नहीं देता हूँ कि ताकि किसी दूसरे का नंबर, ताकि आपका नंबर सिक्योर रहे और सिक्योरिटी में रहे। तो आपको करना क्या है कि आपको मैं उसको बार कोड सेंड करूँगा, जो भी पेटीएम या गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते होंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस कोड को स्कैन करके भिजवा सकते हैं। जो भी आपके गांव घर में चलाता होगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास भेज दीजिएगा। जो पैसा आपने 100 रुपये भेजे, मात्र 100 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स डेली टू डेली आपको पढ़ाने का प्रयास रहेगा। किसी दिन हो सकता है क्लास चलेगी, और एक आध दिन आपकी क्लास ना भी चलेगी तो परेशान मत होइएगा, उस दूसरे दिन क्लास चलेगी। इस प्रकार से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका चैप्टर 2 समाप्त हुआ। तो लगभग आज भी ये आपकी यूट्यूब पर ही लाइव थी, ठीक, और उस पर भी लाइव थी आपके सभी लोगों के पास। और अगली जो कक्षाएं होंगी वो केवल जो है कोर्स वालों के लिए होगी। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीजिए, और मात्र 100 रुपये में, यार मात्र 100 रुपये आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात होगी, और 100 रुपये सभी के पास होंगे। अब इसमें कोई मत कहिएगा कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए गुरुजी, बहुत कम है भाई। और मैंने इसीलिए सबसे कम प्राइस रखी, और आपसे पूछा भी था, लगभग 5-6 हज़ार लोगों ने कहा कि हाँ सर जी यही रखो। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जो है साथ दीजिए, और दबा करके इस वीडियो को शेयर करें, और आप ज़रूर कोर्स लीजिए। आपको मैं बता दूं कि जो लड़के होते हैं वो कोर्स नहीं लिए हुए हैं। अब मैं बता दूं लगभग और लगभग जितने भी 90% से अधिक जो है, जितने भी अभी लोगों ने कोर्स लिया है उसमें लड़कियां ही अधिकतर मात्रा में कोर्स ली हुई हैं। लड़कों ने बहुत कम कोर्स, चूँकि लड़के क्या होते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, उनको लगता है कि मैं तीरंदाज हूँ, लेकिन तीरंदाज नहीं हो। आज लड़कियां क्यों आगे बढ़ रही हैं, उसका कारण ये नहीं कि लड़कियां नकल करती हैं, चीटिंग करती हैं, नहीं, लड़कियां मेहनत करके पढ़ती हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रही हैं। और आप लोग कामचोरी करते हो, मुझे दिख रहा है कामचोरी, क्योंकि लड़कियां डेडिकेशन के द्वारा मतलब कि एकदम से मतलब उस पर फोकस करके पढ़ती हैं, और आप लोग उसको नहीं करते हो, हल्के में लेकर के पढ़ते हो। और यही कारण है कि आज लड़कियां आज पुरुषों से आगे हैं, निकल नहीं रही हैं, आगे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चलिए आप एक बार शेयर करिएगा। और चाहे मुझे भी ये लगता है कि आप भी चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, समानता होनी चाहिए। तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, और दोनों लोग के लिए की व्यवस्था है, तो परेशान नहीं होना है आपको। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।